हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है और आज जो पाठ हम करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है अतीत के पत्र। इसके रचनाकार हैं विनोबा और गांधी जी। बच्चों, दो रचनाकार एक पाठ के, ऐसा कैसे? पाठ के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये पाठ पत्र हैं। एक पत्र जो विनोबा जी ने गांधी जी को लिखा था और दूसरा पत्र जो प्रति उत्तर में गांधी जी ने विनोबा जी को लिखा था। उसमें क्या था, पत्र क्यों लिखे गए थे, ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं बच्चों। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे, लेकिन पहले इन अनुदेशों का पालन कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। माफ करना बच्चों। देखिए बच्चों, इस पाठ में दो पत्र दिए गए हैं। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है और दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। बट कैसे? चूंकि दो पत्र हैं, इसीलिए इस वीडियो में, इस कक्षा में मैं एक ही पत्र समावेश कर पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। दूसरे वीडियो में, इसके अगले भाग में हम गांधी जी का पत्र लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम विनोबा जी का पत्र जो गांधी जी को लिखा गया था वो ले रहे हैं, इसलिए मैं पहले यहाँ पर विनोबा भावे जी का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, विनोबा जी, इनका असली नाम, पूरा नाम जो है विनोबा भावे जी का असली नाम विनायक नरहरि भावे था। आचार्य विनोबा भावे, इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ और इनका निधन 15 नवंबर 1982 को हुआ। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। अपने जीवन के आखिरी वर्ष उन्होंने पोनार, महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे। उन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया। बच्चों, विनोबा भावे जी को अपने कर्म और देश सेवा के लिए 1983 में भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। सबसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भी विनोबा भावे जी ही थे। विनोबा भावे जी साबरमती आश्रम में रहते थे। गांधी जी के विचारों से प्रभावित, गांधी जी को अपना आदर्श मानते हुए, अपना गुरु मानते हुए, पितृतुल्य मानते हुए साबरमती आश्रम में इन्होंने अपना काफी वक्त बताया। एक बार स्वास्थ्य लाभ लेने के उद्देश्य से जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो महाराष्ट्र अपने गांव वापस लौटे, वाई, कुछ दिनों के लिए। तो कुछ दिनों या महीनों के लिए वो लौटे थे, आए थे वाई में, जो महाराष्ट्र के सातारा में है। वाई महाराष्ट्र का सातारा का एक छोटा शहर है, वहां पर। लेकिन 2-3 महीने से ज्यादा, करीब करीब 1 साल बीत गए उन्हें वाई में रहते हुए। 1 साल क्यों बीते, इस दौरान उन्होंने वाई में रहते हुए क्या किया और साबरमती आश्रम के जो नियम थे, क्या उनका पालन उन्होंने किया था, इस बारे में जानकारी देते हुए गांधी जी को वो पत्र लिखते हैं। साबरमती आश्रम, बच्चों, आप सब जानते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। असल में साबरमती आश्रम और कुछ नहीं, गांधी जी का प्रयोगशाला था। गांधी जी के जीवन की प्रयोगशाला थी, जहाँ पर लोग आते थे, शिष्य रहते थे और गांधी जी के नियमों को, गांधी जी के अनुशासनों का पालन करते थे और सीखते थे। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। फिर सन 1917 में ये आश्रम साबरमती के किनारे, वर्तमान साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीच ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। तो ये वो आश्रम है जहाँ विनोबा जी रहते थे और जब इस आश्रम से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दूर पहाड़ों के पास, सातारा के पास वाई में आए, तो वहाँ से उन्होंने परम पूज्य बापू जी को पत्र लिखा और अपनी स्थिति और जो कुछ उन्होंने इस 1 वर्ष में किया उसके बारे में जानकारी दी। तो देखते हैं क्या उन्होंने पत्र में लिखा है। हम पत्र पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। परम पूज्य बापू जी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। 2-3 मास यानी महीने। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के,
बच्चों यहाँ पे मामा फड़के जिनको संबोधित किया जा रहा है उनका नाम है विट्ठल लक्ष्मण फड़के। ये भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और गांधीवादी नेता थे और लोग इन्हें प्यार से मामा जी कहकर बुलाते थे। तो इन्हीं मामा जी को संबोधित किया गया है कि वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। जब विनोबा जी कह रहे हैं कि आश्रम ही मेरा सब कुछ हो गया है, मेरा जन्म भी आश्रम के लिए हुआ ऐसा मुझे लगता है, तो फिर कुछ महीनों के लिए वाई लौटने वाले विनोबा जी 1 साल तक भी साबरमती आश्रम क्यों नहीं लौटे, इसका जवाब वो आगे देने वाले हैं। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। बच्चों कितनी बड़ी बात है, 10 साल की उम्र में 10 साल का बालक जो अभी पूरी तरह से समझदार नहीं हुआ, जिसमें बचपना होता है, ऐसे वक्त में भी विनोबा भावे जी देश सेवा का व्रत ले रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन का व्रत ले रहे हैं। ये जीवन की कितनी कठोर तपस्या थी और वो जानते थे वो क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। यानी बचपन में ही पता चल जाता है कि आगे चलकर व्यक्ति किस दिशा में बढ़ने वाला है। विनोबा जी ने इस बात को बेहतरीन उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया। आगे कहते हैं, उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। बच्चों, भागवत गीता आप जानते हैं कि भागवत गीता हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है और यह केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस ग्रंथ से वो प्रभावित हुए, उनके पढ़ने का अध्ययन का शौक उनको लगा। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। अभी देखिए बच्चों, भगवत गीता उन्हें पढ़नी थी संस्कृत में, पिताजी आज्ञा दे रहे हैं फ्रेंच पढ़ो। तो जो बालक विनोबा जी वो फ्रेंच पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका तरीका विनोबा जी ने क्या निकाला, वो आगे कहते हैं, तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। इनकी ये बात साबित करती है बच्चों कि किसी क्षेत्र में अगर हमारी रुचि हो तो हम अपनी खुद की मेहनत से भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी सहायता के, जैसे इन्होंने खुद ब खुद संस्कृत सीखा। आगे कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। आपकी आज्ञा यानी गांधी जी की आज्ञा से वो आश्रम में, साबरमती आश्रम में दाखिल हुए थे, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका लिखा। वेदांत जिसमें वेदों के बारे में जानकारी दी जाती है बच्चों। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। ये उपनिषद क्या है बच्चों? ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं। इन उपनिषदों में परमेश्वर, ब्रह्म, आत्मा आदि के विषय में ज्ञानपूर्ण विवरण दिया गया है। तो ये उपनिषद पढ़ना भी विनोबा जी की रुचि में था। जब उन्होंने देखा कि वाई में नारायण शास्त्री मराठे जो हैं वो उपनिषद, वेदांत और दूसरे शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, तो इसका लालच उनको लगा और इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। तो कारण बता रहे हैं कि क्यों 1 साल उनको लग गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया ये लिखता हूँ। आगे बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया, इसके साथ क्या किया। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। 10-12 मील, माइल्स बच्चों, 1 मील 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, करीब करीब 1.6 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। 10 से 12 मील का अर्थ हुआ 16 से 19 किलोमीटर, यानी प्रतिदिन 16 से 19 किलोमीटर ये पैदल चलते थे, वॉक। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसते थे। अनाज पीसना, चक्की में हाथों से अनाज पीसते थे। और आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, ये मेरा व्यायाम है। 300 सूर्य नमस्कार बच्चों, आप कभी सूर्य नमस्कार मारते होंगे तो आप जानते होंगे कि 20, 25, 50 के बाद की हालत खराब हो जाती है। मानना पड़ेगा इनके स्वास्थ्य, इनकी ताकत, इनकी क्षमता को कि 300 सूर्य नमस्कार, 16 से 19 घंटे का वॉक और उसके बाद 6 से 8 सेर अनाज भी पीसते थे। 1 सेर बच्चों 1 किलो के बराबर, 1 किलो से थोड़ा कम के बराबर होता है। तो 6 से 8 सेर अनाज पीसते थे, मानना पड़ेगा। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, ठीक है, बाद में उसे छोड़ दिया। नमक खाया और छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। बच्चों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गांधी जी
का जो साबरमती आश्रम था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रयोगशाला थी। गांधी जी कहते थे कि हमें अस्वाद का व्रत लेना होगा। अस्वाद मतलब, कहने का मतलब कि कुछ लोग क्या होते हैं कि स्वाद के पीछे पागल पड़ के अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। गांधी जी कहते थे कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। इसीलिए भोजन सिंपल और सादा होना चाहिए, और उसी का पालन करते हुए विनोबा जी कहते हैं कि उन्होंने मसाला वगैरह छोड़ दिया। 6 महीने नमक खाया, फिर उसे भी छोड़ दिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। मतलब विनोबा जी ने दूध भी छोड़ने की प्रयास किया, लेकिन सोचा कि दूध के बिना नहीं चलेगा तो नहीं छोड़ पाया। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। विनोबा जी चाहते हैं कि अगर छूट सकता तो छोड़ देता। 1 महीना केला, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। जाहिर सी बात है बच्चों, इतना चलने फिरने वाला, इतना शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति सिर्फ दूध और नींबू और केले पर बिताए तो ताकत तो कम होनी थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं ताकत कम हुई। इसके अलावा कार्य उन्होंने क्या किया? पहला, गीता का वर्ग चलाया। गीता यानी भगवत गीता क्लास, गीता की क्लास चलाई। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई, बिना पारिश्रमिक के। आप बच्चों मानना पड़ेगा, बिना पारिश्रमिक के, यानी बिना मेहनत के, बिना वेतन के, फ्री में, मुफ्त में 6 विद्यार्थियों को गीता की क्लास चला के पढ़ाया। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। ज्ञानेश्वरी क्लास ली। आप ज्ञानेश्वरी के बारे में जानते हैं। ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र के संत कवि ज्ञानेश्वर द्वारा मराठी भाषा में रची गई श्रीमद् भगवत गीता पर लिखी गई सर्वप्रथम भावार्थ रचना है। इसमें गीता के मूल 700 श्लोकों का मराठी भाषा की 9000 ओवियों में अत्यंत रसपूर्ण विशद विवेचन किया गया है। ठीक है बच्चों, ये किया। उपनिषद 9। इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। हिंदी प्रचार। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम इन्होंने रखा। अंग्रेजी के 2 विद्यार्थियों, अंग्रेजी जो है 2 विद्यार्थियों को सिखाई। जो कुछ यहाँ सिखा रहे विनोबा जी, जाहिर सी बात है उन्हें वो सब आता था, तभी तो सिखा रहे। देखिए कितने ज्ञानी थे। 6, यात्रा लगभग 400 मील पैदल। 400 मील पैदल यात्रा, यानी 600 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने इस समय में की। कहाँ कहाँ गए वो? राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले उन्होंने देखे। 7वां, प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा, यानी गीता पर प्रवचन भी देते थे। जहाँ जाते थे वहाँ लोग इनसे विनती करते थे कि प्रवचन ने गीता पर, गीता का पाठ बताएं। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल, हाँ माफ कीजिए, एक लाइन और, आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन उन्होंने किए थे। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा, वहां से रेल से आश्रम पहुंचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। चैत्र शुक्ल 1 बच्चों ये वही दिन है जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा प्रथम नववर्ष का प्रथम दिवस माना जाता है, जिसे हम गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं महाराष्ट्र में। 8वां, वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। स्टूडेंट कमेटी बनाई, उसमें एक वाचनालय खोला, लाइब्रेरी, ताकि बच्चे उसको पढ़ सके, उसमें से किताब लेके पढ़ सके। लेकिन किताबें हैं कहाँ? तो उसकी सहायता के लिए, वाचनालय की सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक क्लास शुरू किया, एक वर्ग शुरू किया चक्की पीसने वालों का। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते थे। क्यों? चक्की पीसने का मकसद पैसा कमाना था बच्चों, और जो पैसे मिलने वाले थे वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना था, उन पैसों से इनको किताबें खरीदनी थी ताकि वाचनालय चल सके। देखो लिखा है, जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते। 1 पैसे में 2 किलो के ऊपर वो करते, उनका अनाज पीसते थे और ये पैसे वाचनालय को देते। पैसे वालों के लड़के भी, यानी अमीर वर्ग के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए। यह वर्ग कोई 2 मास चला, 2 महीने तक, और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। देखिए कितनी बड़ी बात है। विनोबा जी इन मशीनों को, इन चक्कियों को चलाते थे, टीम के साथ पैसे बचाते थे, बनाते थे और उससे फिर किताबें खरीदते थे ताकि गरीब विद्यार्थी वर्ग किताबें पढ़ सके। 9वां कार्य उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का, यानी जो कुछ उन्होंने आश्रम में सीखा था उन तत्वों का प्रचार करने का भी इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया। 10वां, बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं, इन सबको सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की। बच्चों यहाँ मातृभाषा से उनका मकसद है हिंदी। गांधी जी चाहते थे कि पूरे देश भर में एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो पूरे देश की भाषा मानी जाए, जिसे मातृभाषा कह सकते हैं। तो हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए तो बड़ौदा है गुजरात में, तो वहाँ पे उन्होंने जो एक संस्था स्थापित की और इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया। वार्षिकोत्सव यानी एनुअल डे प्रोग्राम में
अब उत्सव यानी यहाँ पे कोई एनुअल डे फंक्शन जैसे स्कूलों में होता है वैसे नहीं। उत्सव यानी संस्था के सभासद यानी मेंबर्स इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा, मतलब मीटिंग होती थी। उत्सव यानी मीटिंग। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना है पूरे देश भर में। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम ज़रूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को हमेशा तैयार रहेगी। अंत में सत्याग्रह श्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। इसके अलावा मैं चूँकि सत्याग्रह आश्रम यानी साबरमती आश्रम का निवासी हूँ तो मेरा व्यवहार कैसा रहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बता रहे हैं। अस्वाद व्रत, इन्होंने अस्वाद, जैसे हम शुरू में देख चुके हैं, स्वाद न लेना, किसी भी चीज़ के स्वाद के पीछे न पड़ना। तो इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का बच्चों अर्थ क्या होता है, संग्रह न करना यानी जमा न करना, यानी सिर्फ उन्हीं चीज़ों का संग्रह करना जिससे जीवन चले, अन्यथा और किसी भी चीज़ का हमको लालच नहीं करना है, कोई भी अतिरिक्त चीज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो अपरिग्रह के रूप में यानी कुछ भी संग्रह न करना, तो मतलब क्या संग्रह करना, सिर्फ लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है इन्होंने। बंडी यानी बनियान, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। करघे पर बुना कपड़ा क्यों बच्चों, ये स्वदेशी आंदोलन था ना, स्वदेश में बने अपने हाथों से बुने हुए कपड़े पहनने हैं। ये स्वदेशी आंदोलन था देश के लोगों को जागरूक करने के लिए। तो सारा काम विनोबा भावे आश्रम से दूर रहने के बाद भी करते थे। इन्होंने सिर्फ इतना ही सामान अपने पास रखा था। देखिए, स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ मेरे पास है ही नहीं, सब अपना ही देश का ही है। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार यानी लेक्चर के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही, मतलब कुछ भी मैंने ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जो स्वदेशी ना हो, स्वदेशी इस्तेमाल किया। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा, यानी भगवान मुझसे, ईश्वर यानी यहाँ गांधी जी की बात कर रहे हैं कि आप मुझसे और कोई सेवा लेंगे, भगवान मुझसे और कोई सेवा लेंगे ताकि मैं देश सेवा कर सकूं। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूं कि आश्रम के नियमों के अनुसार, जो भी आश्रम के नियम थे, एक को छोड़कर मैं अपना आश्रम रखता हूँ। अच्छा, एक नियम उन्होंने नहीं पाला, बाकी सभी आश्रम के नियम पाले। वो नियम क्या था आगे पहले बताते हूँ। यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है, साध्य यानी मकसद, अंतिम लक्ष्य। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। नियम, आश्रम का एक नियम और था बच्चों कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, अपना भोजन खुद बनाना है, खुद खाना है। लेकिन विनोबा भावे जी इस व्रत का पालन ना कर सके। कारण भी बताते हूँ, मैंने इसका प्रयत्न तो किया पर प्रवास में संभव नहीं हो सका। आप जानते हैं बच्चों कि उनको बहुत प्रवास करना पड़ता था, कितनी जगह पे वो घूमे आपने देखा, उन्होंने बताया है। तो प्रवास में घूमने के चक्कर में वो रसोई साथ में कैसे ले चलते, इसीलिए वो इस व्रत का पालन नहीं कर पाए और इसके लिए वो क्षमा भी मांगते हैं। सत्याग्रह का या दूसरा कोई, शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। यानी कोई सत्याग्रह आंदोलन होने वाला है तो विनोबा जी अपने आप को प्रस्तुत करने को तैयार है जल्द से जल्द। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए तथा कितने विद्यार्थी हैं, इस तरह से वो पूछ रहे हैं गांधी जी से। क्या कोई बदलाव हुआ है इस एक साल में आश्रम में, या कुछ नए विद्यार्थी आए हैं, कितने विद्यार्थी आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये जानने की मेरी इच्छा है, प्रबल इच्छा है। मतलब वो अभी भी चाह रहे हैं कि गांधी जी मुझे इंस्पायर करें, प्रेरित करें और बताएं कि और क्या मुझे करना चाहिए। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें, ऐसा विनोबा का आपको पितृ तुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह। मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप खुद मुझे पत्र लिखकर जवाब दें। मैं 2-4 दिन में यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। तो विनोबा ने इस तरह से अपनी चिट्ठी समाप्त की और नमस्कार करते हुए गांधी जी से आग्रह किया कि मैं आपको पिता समान मानता हूँ, आप ही मुझे प्रति उत्तर यानी जवाब दें। तो गांधी जी ने इसका जवाब दिया। गांधी जी ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि विनोबा जी के कार्यों के बारे में इतनी प्रशंसा की जो हम अगले पार्ट में यानी अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, ये ऐतिहासिक पत्र है। हमने कभी विनोबा जी को नहीं देखा, हमने कभी गांधी जी को नहीं देखा, लेकिन उनके पत्रों के माध्यम से हम ये जान समझ सकते हैं कि कितने पवित्र, कितने महान लोग थे, कितने ऊंचे इनके आदर्श थे। इनके आदर्शों पे चलना हमारे लिए कितना आवश्यक है, तभी देश प्रगति कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं अगली बार। धन्यवाद, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।